जो भी फिर अगर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप भी है अगर आपकी, तो उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी दैट विल बी क्लब्ड विद योर पर्सनल रिटर्न, दैट विल बी फाइल्ड इन योर पर्सनल टैक्स रिटर्न, उसकी सेपरेट रिटर्न फाइल नहीं होगी इस। लेकिन जहां तक कारपोरेशन का ताल्लुक है उसमें फिर आपको अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, फ्री सॉफ्टवेयर, इसलिए अगर आपको साइड हैसल कर रहे हैं इट विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड एज अ सोलो प्रोप्राइटर। हाँ, उसको अगर आपको नाम देना चाह रहे हैं देन मोस्टली आप यू कैन रजिस्टर्ड एज सोल प्रोप्राइटर। कि अगर रेवेन्यू जो है वो आपको जब 30,000 एक क्वार्टर में या टोटल 4 क्वार्टर में क्रॉस करता है देन यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर एचएसटी। फिर आपको वो एचएसटी नंबर लेना पड़ता है। यस, अ बिजनेस कैन बी हैव अ लॉस। अगर आपका बिजनेस लॉस में है तो फॉर एग्जांपल तो फिर आप सेम लॉस भी क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट अदर इनकम। फॉर एग्जांपल साल में आपका रेवेन्यू $5,000 है, राइट, मैं एग्जांपल देखिए जस्ट बॉल पार्क। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि साल के $3,000 आपके सिर्फ मील एंड एंटरटेनमेंट से। पहली बात, अगर आप एसेट लेंगे, अगर तो लीज पे ले रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी रेंटल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंस पे लेते हैं देन यू हैव टू आपको जो है ना उसकी डेप्रिसिएशन लेनी पड़ती है। जी दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की वीडियो जो है वो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है जिसमें मेरे गेस्ट वो हैं एक कनाडा के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि टैक्स फाइलिंग में और टैक्स रिलेटेड मैटर्स में लोगों को एडवाइस करते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने उनसे बात की है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिनका या तो कोई साइड बिजनेस है या प्योर बिजनेस है, उनके लिए टैक्स की सबमिशन या टैक्स ऑप्टिमाइज़ करने के क्या तरीके हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। सो किस तरह से वो अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस उनको नहीं डालने चाहिए, और किस किस तरह से जो है वो एक एक्सपेंस जो है वो रीज़नेबल है या रीज़नेबल नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने हमसे इसमें शेयर की हैं। इसके अलावा भी वी डिसाइडेड कि हम उनको और भी सेशंस के लिए बुलाएंगे जिसमें हम डिफरेंट किस्म के और टैक्सेशंस की बात करेंगे, स्पेसिफिक टू ऊबर राइड्स, राइड शेयर विच इज़ ऊबर इटसेल्फ, और फूड डिलीवरी। सिमिलरली रेंटल इनकम, बहुत से लोगों की रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो वो अपनी रेंटल इनकम या रेंटल टैक्सेशन को कैसे कम से कम कर सकते हैं, अगेन और लीगल वेज, लीगल तरीके से किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सारी एडवाइस जो है वो हमसे वो शेयर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और हम, जैसे मैंने कहा कि उनको आगे भी विल बी इनवाइटिंग हिम ऑन द चैनल एज वेल। अच्छा, अब पॉडकास्ट में जाने से पहले आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इससे होता ये कि मैं मोटिवेट रहता हूँ और अब जो क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ कंटेंट जो इस चैनल पे हम डालते हैं उसको बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मोर इम्पोर्टेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ जो है वो कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका, हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका और लाइफस्टाइल इन नॉर्थ अमेरिका। तो हमारा अपना एक्सपीरियंस कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कनाडा और कनाडा टू करंटली इन यूएस, हम ये सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। और यहाँ सेटल होने के, यहाँ ग्रो करने के, यहाँ जो है वो वेल्थ जनरेट करने के जितने भी तरीके हैं और जितनी भी एडवाइजेस हैं वो सब हम आपसे शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। नाउ लेट्स गेट रोलिंग इनटू द पॉडकास्ट। तो दोस्तों, मेरे साथ जो गेस्ट आज हैं वो हैं मोहम्मद नदीम। और मोहम्मद नदीम जो हैं वो कनाडा में एक टैक्स अकाउंटेंट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। और आज जो हमने उनको बुलाया है इस चैनल पे, इस पॉडकास्ट में, हम उनसे बात करेंगे विद रिगार्ड्स टू टैक्सेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। वो लोग जिनका कोई या तो साइड बिजनेस है या अपना प्रॉपर बिजनेस है, उनके पास क्या तरीके हैं अपना टैक्स जो है वो ऑप्टिमाइज करने के, और टैक्स के क्या चैलेंजेस हैं, उनकी टैक्स की क्या लाइबिलिटीज़ हैं। इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे मोहम्मद नदीम से। इसके अलावा भी इन फ्यूचर वी डिसाइडेड दैट वील कॉल हिम मोर ओवर एज वेल एंड वील टॉक अबाउट टैक्स रिलेटेड टू रेंटल इनकम, कि अगर आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है तो उसका टैक्स कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और एक और टॉपिक मैं और नदीम इस पॉडकास्ट में आने से पहले बात कर रहे थे, इज फॉर पीपल जो कि कनाडा में बैठे हैं और जो है वो यूएस के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी एक अलग टैक्स लाइबिलिटी है, अलग टैक्स कॉम्प्लिकेशन है। तो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। एनीवेज, आज के लिए हम विल फोकस ऑन द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। और ये मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कंप्लीटली सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हूँ, पर मेरा एक साइड बिजनेस है और साइड इनकम मैं रखता हूँ जिसकी टैक्सेशन बिल्कुल डिफरेंट है और उसको टैक्स ऑप्टिमाइज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम विदाउट फर्दर वेट लेट्स गेट रोलिंग एंड टॉक टू नदीम। नदीम, पहले अगर आप अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दें और उसके बाद फिर विल डाइव इनटू द टॉपिक ऑफ टैक्सेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। जी, थैंक यू परवेज, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल पे मुझे दावत दी। मैं पाकिस्तान से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इसके साथ साथ मैं सीपीए कनाडा भी हूँ। तो ओवरऑल अगर आप मेरे बैकग्राउंड की बात करें तो मेरा ज़्यादातर काम मैंने मिडल ईस्ट में किया। देन आफ्टर दैट मैं
कनाडा में मूव हो गया और यहाँ की फिर जो है ना मैंने टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट की फॉर मोर देन 6 years से। और मेरी अपनी जो है वो कंसल्टेंसी फर्म है, तो मैं पर्सनल और कॉर्पोरेशन दोनों टैक्सेस को देखता हूँ। और आई हैव वैरायटी एंड क्लाइंट्स कवरिंग, जो अभी आपने टॉपिक्स बात की है तो वी कैन टॉक ऑल दोज एरियाज, तो दैट यू कैन स्टार्ट वट एवर द क्वेश्चंस यू हैव। ठीक है, तो नदीम मुझे पहले तो ये बताएं कि अगर कोई बंदा अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा हो, चाहे वो साइड बिजनेस हो या प्रॉपर बिजनेस हो, आई थिंक उसमें डिफरेंट किस्म की इनकॉर्पोरेशंस होती हैं। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन होती है, पार्टनरशिप होती है। मैं थोड़ा सा, चूंकि मैं यूएस में रहता हूँ तो कुछ यूएस रिलेटेड एलएलसीज होती हैं। सो आई डोंट नो, अगर आप थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि वो कौन सी सूटेबल हैं कॉर्पोरेशंस, या किस तरह की इनकॉर्पोरेशन सूटेबल है किस तरह के बिजनेस के लिए। सो फॉर इंस्टेंस मेरा यूट्यूब का बिजनेस है, सो विच इज़ मुझे एडसेंस की इनकम आती है, मुझे इन्फ्लुएंसर इनकम आती है, एफिलिएट इनकम आती है, ये मेरा साइड है। इससे पहले मेरा एक और बिजनेस था जो अभी भी है, विच वाज ई कॉमर्स बिजनेस। सो आई वुड इम्पोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, आई वुड सेल ऑन ऑन एटसी। तो वो भी एक मेरा बिजनेस था। फिर बिजनेस जो है वो रेस्टोरेंट्स के भी हो सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा जितना आपको पता है जरा बता दें कि किस किस्म का बिजनेस जो है वो किस किस्म की इनकॉर्पोरेशन करे, तो इफ यू कैन गाइड अस ऑन दैट। देखिए, जैसे एक बड़ा मेजर फर्क है यूएस में और कनाडा में। कनाडा में एलएलसी, सो यूएस में जो है वो एलएलसी जो है उसमें आपकी सोल प्रोप्राइटर भी और पार्टनरशिप भी और कॉर्पोरेशन तीनों कवर होती हैं। कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में जब अगर आप कंपनी की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन इट मीन्स अ कॉर्पोरेशन। उसमें अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आपकी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वो जो है वो आपकी पर्सनल रिटर्न के अंदर ही उसकी आप बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं अगर आप पार्टनरशिप में हैं या सोल प्रोप्राइटर में हैं, लेकिन उसको यहाँ एलएलसी ये नहीं कहा जाता, उसको सोल प्रोप्राइटर या आपकी पार्टनरशिप कहा जाता है। अगर हम एलएलसी एलएलसी मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, राइट। लिमिटेड लायबिलिटी की जब बात होगी कनाडा में तो वो फिर कॉर्पोरेशन ही होती है, वो सोल प्रोप्राइटर या आपकी जो है वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, जिस तरह अभी आपने बात की कि आप यूएस में जो है वो साइड बिजनेस कर रहे हैं यूट्यूब का, तो या फिर कोई और भी आप हसल कर रहे हैं, तो कनाडा में भी यस पीपल डू दैट सेम थिंग आल्सो। इनिशियली लोग जो यहाँ स्टार्टअप करते हैं वो एज एन इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटर करते हैं, या मेरे पास लोग एडवाइस के लिए आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मैं उनको ऑलवेज आई गिव यू द एडवाइस कि अगर तो आप उसको बिल्कुल सेपरेट रखना चाहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, आप चाह रहे हैं चाहे अभी अगर, क्योंकि शुरू में हमेशा कॉर्पोरेशन, अगर मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं कॉर्पोरेशन और सोलो प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में, तो मेजर फर्क है उसमें यही है कि जो भी फिर अगर सोलो प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप भी है अगर आपकी, तो उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी दैट विल बी क्लब्ड विद योर पर्सनल रिटर्न, दैट विल बी फाइल्ड इन योर पर्सनल टैक्स रिटर्न, उसकी सेपरेट रिटर्न फाइल नहीं होगी। एज लॉन्ग एज कॉर्पोरेशन इज कंसर्न, वो फिर उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, उसकी सेपरेट टैक्स फाइलिंग होगी। तो टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इफ यू आर मेकिंग गुड मनी एज अ जॉब, राइट, और अगर आप साइड में बिजनेस करना चाह रहे हैं कि मैं जो है वो एडिशनल मनी मेक करूं, तो देन आई ऑलवेज एडवाइज इफ यू आर मेकिंग गुड मनी फ्रॉम योर जॉब, देन साइड में बेहतर है कि आप कॉर्पोरेशन खोल लें। जस्ट लाइक यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं आरआरएसपी, क्या है आरआरएसपी, यही है ना कि आपका एक डिलेइंग टैक्स डेफरल टेक्निक है, राइट, दैट यू कैन यूज फॉर द कॉर्पोरेशन आल्सो, टैक्स डेफरल टेक्निक, राइट। लेकिन अगर आप उसको सोल प्रोप्राइटर या आप उसको पार्टनरशिप रखते हैं, देन दैट विल बी क्लब विद योर पर्सनल इनकम, देन यू विल इट कैन इंक्रीज योर टैक्स ब्रैकेट, और फिर वो आप पर्सनल टैक्स फाइलिंग में ही आप आते हैं। बट इफ यू आर डूइंग द ओनली दैट हसल, फिर आप उसको जो है एज सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में भी ले सकते हैं। अच्छा, टाइम फॉर वन क्विक एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक। अगर आप अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं कनाडा में और इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में जिसके थ्रू आपकी वेल्थ ग्रो हो सकती है, तो ये एक ऑनलाइन ब्रोकर है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, जिनका नाम है क्वेस्ट्रेड। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन ब्रोकर्स। मैं इनको पिछले 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ, देर अमेजिंग। अच्छा, इनका एक लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा। अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $50 का क्रेडिट भी मिलेगा। तो वो $50 का क्रेडिट अवेल करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, लॉगिन के थ्रू अपना अकाउंट खोलें और ट्रेडिंग शुरू कर दें। ठीक है, सो आपने मुझे समझाया 3 ऑप्शंस हैं, या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, जिसकी टैक्स लायबिलिटी सेम होगी। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपके पास पार्टनर है तो आपने पार्टनर ऐड कर दिया, लेट्स से मेरी स्पाउस, मेरी वाइफ जो है मेरी पार्टनर है तो उनको पार्टनर ऐड कर दिया, और अगर नहीं है तो मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। जी, और जो तीसरी ऑप्शन है वो है कॉर्पोरेशन की, जिसकी टैक्स लायबिलिटी
सोल प्रोप्राइटरशिप से और पार्टनरशिप से डिफरेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो टैक्स रेट मुझे पड़ेगा वो मेरा हाईएस्ट ब्रैकेट टैक्स रेट पड़ेगा बेस्ड ऑन वॉट एवर आई एम इन अर्निंग। जो भी मेरा जी T4 है और जी जी T4 की जो मेरा टैक्स रेट T4 पे पड़ता है, उन्हीं ब्रैकेट्स में वो इनकम ऐड हो जाएगी उसी T4 के साथ, T4 के ऊपर नहीं, बट T4 की इनकम प्लस ये इनकम ऐड होके उस पर टैक्स लगेगा और जो मेरा हाईएस्ट ब्रैकेट है वो लगेगा, विच आई एम एट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर मैं कोई भी इनकम अर्न कर रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप से या पार्टनरशिप से, तो उसमें मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्स दे रहा हूँ अपना, तो उस तरह से मैं राइट डिसएडवांटेज में हूँ। अब मुझे राइट। बताएं कि कॉर्पोरेशन पे कितना टैक्स रेट होता है। कारपोरेशन देखिए, कारपोरेशन जो है यहाँ एक थोड़ा सा उसमें, अगर हाँ, स्मॉल कारपोरेशन हम बोलते हैं कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कारपोरेशन, राइट। तो उसके टैक्स रेट में, और अगर जो कैनेडियन कंट्रोल सीसीपीसी बोलते हैं हम उसको यहाँ लैंग्वेज में, सीसीपीसी का रेट और अगर जो सीसीपीसी ना हो तो उसके टैक्स रेट्स में थोड़ा सा फर्क है। सीसीपीसी की अगर मैं सादा लफ्ज में आपको अगर डिफाइन करूं, तो जिसकी बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट अगर $5 लाख तक है, ठीक है, तो दैट कैन बी अ सीसीपीसी। और उसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो शेयर होल्डर है, जो ओनरशिप है, एटलीस्ट 51% जो है वो कैनेडियन रेजिडेंट के पास हो, तो उनके उसका टैक्स रेट जो है, यहाँ भी जो कॉर्पोरेशन का टैक्स रेट नॉर्मली फेडरल और प्रोविंशियल जो है वो कंबाइंड होता है। तो हर प्रोविंस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन अराउंड एवरेज जो सीसीपीसी का रेट है वो अराउंड 13% प्लस माइनस होता है। लेकिन अगर आप वो सीसीपीसी नहीं होगी तो इट बिकम्स अराउंड डबल। सो वी कैन फर्दर डीप इनटू इट अगर आप सीसीपीसी नहीं है तो। और सीसीपीसी, फॉर इंस्टेंस मेरा यूट्यूब का बिजनेस है, ये किस में लैंड करेगा? अगर मैं एनी बिजनेस विच इज मेकिंग मी लेट्स से साल का $100,000 to $200,000 या $50,000 to $200,000 इसकी रेंज ले लें, और मैं इस पे कॉर्पोरेशन खोलना चाह रहा हूँ, तो कौन सी It कॉर्पोरेशन will be, खोलेंगे? agar, as long as you are a Canadian resident, you mean shareholding of the company is more than 50% as a Canadian resident, और आपकी बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट जो है वो अगर आप $5 लाख से कम है, यू विल बी कंसिडर्ड एज ओके, सीसीपीसी। विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर मैं $1.5 से $2 लाख कमा रहा हूँ ऑन माई T4, तो मेरा टैक्स ब्रैकेट जो है वो जो मार्जिनल टैक्स रेट है वो 40% तक भी चला जाता है एट या टाइम्स। या 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 जबकि अगर मैं कॉर्पोरेशन कर लूँ तो मैं उस सारी इनकम पे 40% के बजाय 13% दे रहा हूँ। यस यस, यू अंडरस्टैंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा, करेक्ट। इसकी कॉस्ट क्या है? ये तो बेनिफिट आपने बताया कि टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेशन की तरफ जाऊं वर्सेस सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, तो क्या कॉस्ट है? और कॉस्ट से मुराद मेरी ये है कि नॉट जस्ट मनी वाइज बट फाइलिंग कॉस्ट। कोई एक्स्ट्रा फाइलिंग्स हैं, कोई मुझे अकाउंटेंट पकड़ना पड़ेगा? जी, और ये अगर थोड़ा सा थोड़ा उस पर सा ब्रीफ मेजर, कर दें। जी थोड़ा सा मेजर ये डिफरेंस है कि इसका इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, वो तो वन टाइम कॉस्ट होती है, वो तो हर जगह कहीं भी आप कॉर्पोरेशन या आप एलएलसी खुलवाएं यूएस में, तो यहाँ भी अगर आप खुलवाएं तो वो आपको वन टाइम तो कॉस्ट पड़ती है मेजर। जाहिर है अगर आप कॉर्पोरेशन में, आपको फिर अकाउंटेंट की कॉस्ट जो है पे करना पड़ती है। अगर सोलो प्रोप्राइटर में भी नॉर्मली अकाउंटेंट्स जो है वो फीस सेपरेटली एज ए बिजनेस की चार्ज करते हैं, बट उसमें नॉर्मली बहुत सारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं। आपके व्यूअर्स के लिए बताऊं कि अगर आप खुद भी फाइलिंग करना चाहें तो सोल प्रोप्राइटर की या पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो इस, लेकिन जहाँ तक कॉर्पोरेशन का ताल्लुक है उसमें फिर आपको अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, फ्री सॉफ्टवेयर, इसलिए अकाउंटेंट्स, मैं ये कहूँगा कि बड़ा नहीं है जो है वो इसकी फीस जो है ना वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये जाहिर है वो पर्सन टू पर्सन आपकी, हर अकाउंटेंट की अपना एरिया, बट नॉर्मली इट इज़ मोर कॉस्टली। 1000+ रेंज में आपकी जो है वो नॉर्मली इस रेंज में, कि आप फिर क्या सर्विस लेते हैं, आप अकाउंटेंट से बुक कीपिंग भी करवाते हैं, साथ में पेरोल सर्विसेज भी आप हासिल करते हैं, इट डिपेंड, फीस वेरीज ऑन अकॉर्डिंगली। ठीक है, गॉट इट। एंड दीज आर, ये वो सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं। जी तो जी मैं करूँगा जी ये कि जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला कि मैं आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा। सो एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन रीचिंग आउट टू यू और आपकी सर्विसेज लेने के लिए वो उस ईमेल पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो मैं आई लीव इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, तो ये मुझे समझ आ गई, देयर विल बी एडेड कॉस्ट, देयर विल बी एडेड फाइलिंग्स, और उसके लिए बेस्ट ये कि आप कोई अकाउंटेंट हायर कर लें। और अकाउंटेंट के आपने कहा कि $1,000 तो लग ही जाते हैं ईजी, उसके ऑन टॉप अगर आप एडिशनल सर्विसेज डालें तो वो भी हैं। सो फॉर पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ सेविंग द टैक्स बाय गोइंग द कॉर्पोरेशन राउट, उनको ये भी ध्यान में रखना है कि टैक्स तो बचेगा बट फाइलिंग कॉस्ट जो बढ़ जाएगी क्योंकि आपको अकाउंटेंट को पे करना पड़ेगा एंड ऑल। अच्छा, वापस आ जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे। रादर इवन उन दोनों में भी जाने से पहले,
ऐसा हो सकता है कि मेरी साइड इनकम हो और मैं ना सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करूं? आई अज्यूम इनको रजिस्टर करना पड़ता है, सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप को कहीं रजिस्टर करना पड़ता है, और ये दोनों मैं ना करूं और अपनी इनकम फिर भी रिपोर्ट करता रहूं। जैसे मेरी रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम के लिए मैं कोई प्रोप्राइटरशिप तो नहीं खोलता, सो कैन आई जस्ट सिंपली रिपोर्ट इट? कनाडा में भी अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। अगर आपको साइड हसल कर रहे हैं, इट विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड एज अ सोलो प्रोप्राइटर। हाँ, उसको अगर आप कोई नाम देना चाह रहे हैं, देन मोस्टली आप यू कैन रजिस्टर्ड एज अ सोलो प्रोप्राइटर। उस वो नाम को रजिस्टर करवाते हैं और आप उसके रिटर्न के अंदर जो है अपने की ये मानते हैं यू आर डूइंग बिजनेस विद दिस नेम। अदरवाइज अगर आप नेम या पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं करवाते, यू कैन स्टिल डू द बिजनेस। इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट टू डू अ साइड बिजनेस इन कनाडा कि आप जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और क्विक कॉल आउट। अगर आप मेरी तरह ग्लोबली पैसे भेजते हैं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, बिटवीन कनाडा एंड यूएस, तब ये ऐप जो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऐप को यूज़ करने से आपको ना सिर्फ बेस्ट रेट्स मिलेंगे, बल्कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो बहुत इंस्टेंटली हो जाएगा। मैं इस ऐप को यूज़ करता हूँ टू सेंड मनी अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। आप भी यूज़ करें और इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाएं। अगर आप ये लिंक यूज़ करेंगे, जो कि लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, तब आपको इस लिंक को यूज़ करने से $10 से $20 का क्रेडिट भी मिलेगा। तो जल्दी से अपना अकाउंट खोलें और फ्यूचर ट्रांसफ़र के लिए इस ऐप को यूज़ करें। थैंक यू। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं कोई फाइलिंग ना करूं और मैं आई कैन चूज टू नॉट, इफ आई हैव अ साइड बिजनेस, आई कैन चूज टू नॉट रजिस्टर द बिजनेस एट ऑल। उसका रिस्क ये होगा कि मैं आई वोंट, मतलब मेरा उसके कोई ब्रांड नेम मुझे जो है वो रजिस्टर नहीं करा सकूंगा मैं, विच इज़ फाइन। पर ट्रीटमेंट उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह होगी पूरी टैक्स पे, जी, उसी तरह बस उस पे एक टैक्सेशन। थोड़ी-सी एक एक छोटी-सी उसमें मैं एक ऐड कर दूँ कि जब उसमें आपका रेवेन्यू जो है वो अगर एक क्वार्टर के अंदर या टोटल 4 क्वार्टर्स में $30,000 कैनेडियन डॉलर से क्रॉस करता है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स पर्पसेस। ठीक है? ये उसमें है, तब आपको वो फिर बिज़नेस नंबर उसको एचएसटी नंबर या डिपेंड करता है कि आप कौन-से प्रोविंस में हैं। क्योंकि यहाँ कनाडा में जो है हर जिस तरह यूएस में हर स्टेट का है, यहाँ भी कनाडा में हर स्टेट हर प्रोविंस का जो है वो सेपरेट कहीं फेडरल जो है वो जीएसटी होता है, बाकी प्रोविंशियल का कुछ प्रोविंसेस में जो है वो सेल्स टैक्स का है। जिस तरह अल्बर्टा में है वहाँ प्रोविंशियल टैक्स नहीं है, तो वहाँ सिर्फ जीएसटी कहलाता है। बाकी प्रोविंसेस में जो है वो प्रोविंशियल टैक्सेस भी हैं, तो वो कंबाइंड होकर उसको हम एचएसटी बोलते हैं या हार्मोनाइज सेल्स टैक्स बोलते हैं। तो उसकी बेसिक एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप कि अगर रेवेन्यू जो है वो आपको जब 30,000 एक क्वार्टर में या टोटल 4 क्वार्टर में क्रॉस करता है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर एचएसटी। फिर आपको वो एचएसटी नंबर लेना पड़ता है। दैट इज एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है आपको। फिर आपको उसकी फाइलिंग जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपको एचएसटी की फाइलिंग भी करनी पड़ती है। और यू विल बी आपको तभी आप एचएसटी चार्ज कर सकते हैं अपने क्लाइंट को जब आपके पास एचएसटी नंबर हो। गॉट इट, वेरी क्लियर। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे। अब जिस जिस तरह हमने सुना है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी एक सही तरीके से, लीगल तरीके से कम कर सकते हैं। सो अगर आपका कोई साइड इनकम है तो आप उसमें अपनी कॉस्ट डाल सकते हैं। थोड़ा सा उस पर ओवरव्यू दे सकते हैं कि किस किस्म की कॉस्ट मैं डाल सकता हूँ। कॉस्ट डालने से मतलब ये है कि अगर मेरी जो रेवेन्यू है वो लेट्स से $20,000 है फॉर द ईयर, तो मुझे $20,000 में अपनी कॉस्ट भी डालनी है कि मैं कॉस्ट क्या इनकर कर रहा हूँ। और अगर मेरी कॉस्ट जो है वो $19,000 है, तो मेरा नेट प्रॉफिट बन जाएगा सिर्फ 1000। तो मुझे जी जो टैक्स देना है वो सिर्फ $1000 पे देना है। सो लोगों की जी कोशिश ये होती है कि वो एक्सपेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, सो मच सो कि वो आई डोंट नो दैट इट शुड इवन गो टू नेगेटिव इफ पॉसिबल। तो थोड़ा सा उस पर अगर ओवरव्यू दे दें, मेरे और भी क्वेश्चंस होंगे, बट आई थिंक इफ यू कैन स्टार्ट अ बिट ऑन दिस एंड देन आई विल आस्क मोर क्वेश्चंस। देखिए, उसमें आपकी जो नॉर्मल एक बिज़नेस में एक्सपेंसेस जो लेजिटिमेट एक्सपेंसेस हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, मील्स एंटरटेनमेंट, आपकी अगर कोई इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, आपकी बिज़नेस टैक्सेस एंड लाइसेंसेस हैं, आपकी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, आपकी ऑफिस स्टेशनरी है, आपका टेलीफोन है, आपकी ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, अगर आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस पर्पसेस के लिए, तो तमाम। और ये अगर आप अपना जो है रेंट पे कर, अगर सेपरेट आपने ऑफिस बनाया हुआ है, यू कैन क्लेम दैट एक्सपेंस एज वेल। अगर आप अपने घर से कर रहे हैं तो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ जो एरिया, अगर आप अपने घर से काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द एरिया यू यूज्ड, यू कैन क्लेम दैट एक्सपेंस आल्सो। उसमें अगर रेंटल पोर्शन है, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का पोर्शन, अगर आप अपना घर यूज कर रहे हैं तो उसका जो आपकी जो भी
लिविंग कॉस्ट है आपकी उस घर को मेंटेन करने की, वो प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ दैट यू कैन क्लेम दोज एक्सपेंसेस। यस, अ बिजनेस कैन बी हैव अ लॉस। अगर आपका बिजनेस लॉस में है तो फॉर एग्जांपल तो फिर आप सेम लॉस भी क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट अदर इनकम। फॉर एग्जांपल अगर आपकी T4 इनकम है और आपका बिजनेस में लॉस हो गया है, बिजनेस इज अ रिस्की थिंग, राइट? तो ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट ही हो, लेकिन अब जब बिजनेस में अगर लॉस होगा तो आप अपनी दूसरी इनकम के अगेंस्ट उसको, टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा वन बाय वन चलते हैं। लेट्स टेक कोई रेस्टोरेंट या यूट्यूब बिजनेस एज एन एग्जाम्पल। रफली इन दोनों के दरमियान रखते हैं कि अगर कोई फिजिकल बिजनेस है या कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, और यूट्यूब, ई कॉमर्स, इंटरनेट या रेस्टोरेंट भी, मतलब मैं बहुत कोई ट्रेडिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं ये नॉर्मल छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर करने जाऊं और उस डिनर पे हम 10-15 मिनट जो है वो बिजनेस की बातें करें और बाकी जो है हम डिनर करें, क्या मैं वो मील एक्सपेंस कर सकता हूं अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट? या जी हाँ, कर सकते हैं। उसमें वैसे भी ऑलरेडी मैं एक बात बता दूं आपको कि कनाडा में आप जो भी मील एक्सपेंसेस डालते हैं, CRA उसका 50% ही आपको अलाउ करता है, ठीक है ना? आप यानी कि अगर $100 क्लेम करेंगे तो CRA आपको $50 एज अ बिजनेस एक्सपेंस, आपको डालने 100 ही पड़ेंगे, लेकिन आपको $50 जो है ना वो एक्सपेंस आपका क्लेम होगा। ठीक है। यस, यू कैन क्लेम दैट। इसमें मुझे पता है रीजनेबिलिटी कहाँ आती है? मतलब मैं अगर रोज ही बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ और सारे ये खाने जो है ऐड कर रहा हूँ, तो वेयर डू आई ड्रॉ अ ये लाइन एंड से कि ये ज्यादा हो गया? देखें, आपको यू हैव टू बी रीजनेबल है, राइट? आप अब अगर आपका मान के चलिए साल में आपका रेवेन्यू $5,000 है, राइट? मैं एग्जांपल देखिए, जैसे बॉल पार्क में, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि साल के $3,000 आपके सिर्फ मील एंड एंटरटेनमेंट के हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? उसमें आप, क्योंकि CRA कैन कम बैक एंड आप आपसे पूछ सकता है कि भैया ये आपका $5,000 का रेवेन्यू आपने है और आपने $3,000 जो है ना वो सिर्फ मील एंड एंटरटेनमेंट पे लगा दी है, फिर उसमें आपको बिल आपको आपको जो है उनकी ज़ाहिर है बिल्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे, उसकी रीजनेबिलिटी भी आपको जो है ना वो CRA को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। देखिए, आप कायदे से तो आप मील एंड एंटरटेनमेंट जो है, अगर आप किसी क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं या आप कहीं आप अपने बिजनेस को प्रमोट करके आपने अपने कस्टमर्स को आप अप्लाई जो है ना वो इनवाइट कर रहे हैं किसी कॉन्फ्रेंस पे, व्हाटएवर द रीजन, कायदे से तो वो होना चाहिए ना, उसको आपने मील एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है ना वो क्लेम करना, लेकिन रीजनेबल अमाउंट जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू जो है ना वो CRA एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, दूसरा आ जाते हैं गाड़ी पे। गाड़ी अगर मेरी लीज है या लीज पे है तो बड़ा आसान है। जो लीज की कॉस्ट है वो मैं डाल दूं, बिकॉज मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस पर्पजेस के लिए। और अगेन इसमें वो रीजनेबिलिटी का फैक्टर है, विच इज़ अगर तो मेरा यूट्यूब बिजनेस है तो उसमें प्रॉब्ली आई वोंट बी एबल टू पुट गाड़ी इन इट, राइट? बिकॉज द क्वेश्चन वुड बी कि यूट्यूब का गाड़ी से क्या ताल्लुक है। हाउएवर अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है मेरा, जहाँ मुझे रेस्टोरेंट आना जाना पड़ता है, सो प्रॉब्ली आई कैन चार्ज, मैं एज्यूम ये कर सकता हूँ, ऑल्दो मैं प्राइवेट यूज़ भी करता हूँ गाड़ी का, बट आई कैन से कि मोर और लेस ये मेरी गाड़ी जो है बिजनेस यूज़ के लिए है। जी, बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लीज हो तो बहुत आसान है, आपने लीज की सारी कॉस्ट जो है एज एन एक्सपेंस डाल दी। अगर मैं गाड़ी ओन करता हूँ तो मैं क्या करूँ? उसमें आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसमें पूरा एक जो है पूरा व्हीकल एक्सपेंसेस का जो एक हमारा एक सेपरेट फॉर्म होता है वो हमें फिल करना पड़ता है, उसमें बताना पड़ता है, उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि जी टोटल आपकी जो है व्हीकल कितना साल में चला और उसमें से कितने किलोमीटर आपने जो है वो बिजनेस पर्पजेज के लिए इस्तेमाल किए हैं, ठीक है? और उसके साथ साथ फिर टोटल आपकी टोटल की फ्यूल की कॉस्ट कितनी थी, गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी थी, आपने अगर गाड़ी फाइनेंस पे ली हुई है उसका इंटरेस्ट पोर्शन पूरे साल का कितना था, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस थी तो वो आपने वो डालते हैं उसके अंदर, और उसके साथ साथ फिर आपकी जो अमोर्टाइजेशन है उसकी डेप्रिसिएशन वो आप क्लेम करते हैं। वो प्रोरेट ऑटोमेटिकली जो है वो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ यूजेज जो वो एक्सपेंस में क्लेम हो जाता है। ठीक है, गॉट इट। और इसी से मिलता जुलता मेरा सवाल है घर का। अगर तो घर रेंट हुआ हुआ है तो बड़ा आसान है, आप बोलते हैं मैंने ये कमरा यूज़ कर रहा हूँ अपने यूट्यूब के लिए, और ये कमरा इज लेट्स से 10% ऑफ माई हाउस, तो मैंने 10% ऑफ माई रेंटल जो है वो डाल दिया एज एन एक्सपेंस। बट अगर मैं घर सारा ओन करता हूँ तो फिर मैं किस तरह से 10% ऑफ द ओनरशिप डालूँ? उसमें आप ये करेंगे ना कि आप अब उसके अगेंस्ट आप पे करें, नॉर्मली मोस्टली लोग यहाँ मॉर्गेज पेमेंट कर रहे होते हैं, अगर रेंट नहीं है तो मॉर्गेज पेमेंट कर रहे होते हैं, तो आप मॉर्गेज पेमेंट लेंगे, प्लस आप प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे, एंड बाकी आप ज़ाहिर यूटिलिटीज़ भी घर की आप उसके अंदर हैं, टोटल आपकी जो भी ऑक्यूपेंसी कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं, टोटल आपकी ऑक्यूपेंसी कॉस्ट जो है वो उसको ऐड करेंगे और फिर परसेंटेज ऑफ एरिया यूज़ के हिसाब से उसे बिजनेस को एलोकेट कर देंगे।
और अगर मैं घर पूरा ओन करता हूँ, कोई मॉर्गेज नहीं है, तब क्या होगा? तब तब सिर्फ ज़ाहिर टैक्स है का जो भी पोर्शन? आप उसको एक्सपेंस जो भी उसका है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टिल प्रॉपर्टी टैक्स उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, आप घर की यूटिलिटीज़ पे कर रहे हैं, इंटरनेट पे कर रहे हैं, जो भी उसकी कॉस्ट है वो कैन यू कैन एलोकेट अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब आ जाते हैं टेलीफ़ोन और इंटरनेट पे। जी, मैं टेलीफ़ोन, वैसे तो मेरे पास टेलीफ़ोन था जब मैं यूट्यूब नहीं भी करता था। पर अब जी। मैं यूट्यूब करता हूँ, आई कैन ऑलवेज़ आर्ग्यू कि मेरा सारा टेलीफ़ोन जो है वो मैं पूरा एक्सपेंस, सो कैन आई स्ट्रेच एंड एक्सपेंस द एंटायर टेलीफ़ोन एंड इंटरनेट यस। टू से कि ये मेरा यूट्यूब या मेरा रेस्टोरेंट के लिए है, या नहीं, उसमें इट विल बी अ लॉट ऑफ, ये मतलब ये इलास्टिक को या एक्स्ट्रा स्ट्रेच सर्टेन करना एरियाज़ पड़ेगा? जो हैं जिसमें जिस तरह ये टेलीफ़ोन है या इंटरनेट है, यस यू कैन इंक्रीज़ द लोकेशन परसेंटेज, क्योंकि आप जो फ़ोन है, जिस तरह अभी अगर मेरा भी फ़ोन है तो मेजॉरिटी मैं उसको बिज़नेस के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना? पर्सनल के लिए तो अब शायद बहुत ही कम लोग हैं जो कभी-कभार वो जो होता है, वरना कॉल्स जो हैं वो तो आपके बिज़नेस पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल हो रही हैं। तो यस यू कैन एलोकेट 100% टू द बिज़नेस ठीक है, अकॉर्डिंग सेम सेम द इंटरनेट आल्सो। करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं कोई एसेट्स लूँ, मैकबुक, मैंने लैपटॉप ले लिया या मैंने स्पीकर ले लिया ना, माइक ले लिया, उसमें कहना है कोई लिमिट है कि मैं सारा एक्सपेंस एक ही साल में कर दूँ या मुझे उसको डेप्रिशिएट करना है? उसपे कोई रूलिंग है या कोई नहीं, लिमिट है या उसमें अमाउंट है? इट्स आपकी पॉलिसी अगर आपने वो बना के रखी है कि फॉर एग्जांपल अमाउंट डिपेंड करता है ना, अगर तो स्मॉल आइटम्स हैं, आपने ईयरफोन ले लिए, स्पीकर ले लिया, यू कैन एक्सपेंस अमाउंट, बट राइट, बट इफ यू अगर आप जो है कोई कंप्यूटर लेते हैं या बड़ी चीज़ लेते हैं, तो देन इट्स बेटर कि आप उसको जो है वो अमोर्टाइज कर लें, आप उसको यू कैन बुक एन एसेट फिर ओवर द ईयर आप उसको अमोर्टाइज कर सकते हैं। पर लेट्स से लैपटॉप, लेट्स से आता है $2000 का। सो हाँ, आई हैव अ चॉइस कि मैं उसको पूरे को एक्सपेंस कर लूँ या अमॉर्टाइज़ कर लूँ, दोनों कर सकता हूँ मैं, बट यू हैव टू मेक वन पॉलिसी, ठीक है, एंड यू हैव ताकि टू रिपीटेड वही कंसिस्टेंट हो। विद इट। जी, गॉट इट। कंसिस्टेंट। अच्छा, एक और सवाल ये कि लेट्स से शॉपिंग, सो आई गो एंड बाय दिस टी-शर्ट और मैं ये टी-शर्ट ले लेता हूँ, बट मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है। सो कैन आई एक्सपेंस दिस टी-शर्ट और नॉट? एंड द पॉइंट इज़, प्रोबब्ली मैं यूट्यूब पे शायद उसको 1 या 2 वीडियोज़ के लिए पहनूँ, बट मैं नॉर्मली इसको ऑफ़िस में भी पहनता हूँ और जगह भी पहनता हूँ। सो आई थिंक इट इज़ रीज़नेबल फॉर मी टू एक्सपेंस इट बिकॉज़ मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, आई एम अपीयरिंग ऑन द श हाँ, ऑन देखिए आप इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो एक्सपेंस है वो बिज़नेस सेंस बनाता है कि नहीं बनाता, राइट? अब आप वीडियो बना रहे हैं उसमें आपकी अपीयरेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है ना? लेकिन एक कंसल्टेंट का जो बिज़नेस है, ठीक है ना? उसमें आप अपनी पर्सनल क्लोथिंग दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट बिज़नेस, ठीक है? आपने जॉब कर रहे हैं या बिज़ आपने कपड़े तो पहनने ही है ना, लेकिन आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बिज़नेस की नेचर ऐसी है, जिस तरह आर्टिस्ट हैं, राइट? दे हैव टू लुक वेरी गुड एंड उसमें उनको मेकअप भी करवाना है, उन्होंने अपना जो है वो अच्छे कपड़े भी पहनने, क्लोथिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज देयर प्रोफेशन, देयर बिजनेस, राइट? देन यू कैन डू दैट। सो आपको हमेशा से जब भी कोई चीज़ एक्सपेंस आउट करनी है तो उसको लिंक करें कि बिजनेस की सेंस बनती है कि नहीं बनती। इफ अगर आप सीआरए आपसे पूछता है तो यू कैन लिंक विद योर बिजनेस या नहीं, ठीक ठीक है है, ना? समझ गया। इसी से रिलेटेड आखिरी सवाल मेरा, व्हिच इज़, मैं अमूमन चूँकि मेरा काम यूट्यूब और इन्फ्लुएंसिंग करना है, तो मैं काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स देखता हूँ जो कि कहते हैं हमने ये टेस्ला खरीद ली एट फॉर $2000, और वो होता इसलिए क्योंकि वो उसको एक्सपेंस बना देते हैं। या मैं इस वेकेशन पे चला गया हूँ और मैंने वेकेशन की है फॉर $500। सो और शायद मैं अभी बहुत स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूँ व्हिच इज़ रिलेटेड टू माय फील्ड ऑफ यूट्यूबिंग, व्हिच इज़, अगर मैं वेकेशन पे जाऊँ, उसको फ़िल्म आउट करूँ, या अगर मैं कोई गाड़ी खरीदूँ और गाड़ी के फीचर्स बताऊँ, फ़िल्म आउट करूँ, सिर्फ़ एक वीडियो के लिए, कैन आई एक्सपेंस इट और नॉट? एक आई थिंक एक जवाब आपका ये होगा, मुझे जो इफ आई एम गेसिंग एंड लेट मी गेस इट, व्हिच इज़ रीज़नेबिलिटी भी है। अगर टोटल इनकम ही $2000 है, तो 40,000 की गाड़ी एक्सपेंस नहीं हो सकती उसमें। बट आई अस्यूमिंग कि इट्स रीज़नेबल विदिन द रेवेन्यू। सो डू यू थिंक गोइंग देखिए, ऑन अ अगर आप उस वेकेशन? चीज़ से जी, उसे आप अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं देन यस यू कैन डू दैट। ओके, अब इसमें गाड़ी की है, कनाडा में जो है वो नॉर्मली जब गाड़ी की डेप्रिसिएशन या अमॉर्टाइजेशन, पहली बात तो अगर आप एसेट लेंगे, अगर तो लीज़ पे ले रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसकी रेंटल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंस पे लेते हैं देन यू हैव टू आपको जो है ना उसकी डेप्रिसिएशन लेनी पड़ती है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है तो मैक्सिमम यू कैन बुक 30,000 विदाउट एचएसटी, राइट? और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसकी अब जो है वो 61,000 तक आप जो, बल्कि कनाडा में जो है वो उन्होंने अपने लास्ट ईयर जो था 2023 तक, तो आप पूरे का पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेम ईयर में आप उसको अमोर्टाइज भी कर सकते थे।
तो बट अगेन जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपका अगर तो बिजनेस सेंस बन रहा है, ज़ाहिर है आप उस चीज़ से उसको यूटिलाइज करके आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, देन यस आप उस ट्रैवल में, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस ट्रैवल की वीडियो बना रहे हैं, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, उससे वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो यहाँ ज़ाहिर है वो जब तक आप वो ट्रैवल नहीं करेंगे तो आपका वो बनना ही नहीं, वीलॉग बनना ही नहीं था, तो आपका रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होना था। तो इसलिए पूरा इट मेक सेंस कि आप उसको एक्सपेंस आउट करें। ठीक है। सेम थिंग विद द व्हीकल आल्सो। अब मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो, कोई ऐसा बड़ा आइटम जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सके, या आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एरिया उसमें फिर आप अगर आप बात कर रहे थे ना घर के यूज़ करने की अपनी, तो उसमें हमारे यहाँ पूरा एक सेपरेट सीआरए रिटर्न के अंदर फॉर्म है, उसमें डिटेल में हर चीज़ आप बताते हैं कि आप इतना ये कवर्ड एरिया घर का इतना आप जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, और हर एक्सपेंस उसको कैटेगराइज करके उसके अंदर डालते हैं, और उस हिसाब से आप जो है ना वो एलोकेशन करते हैं। मैंने जो एक एरिया जो इसमें एक्सपेंसेस मोस्टली जो है ना मेरे ख्याल हमने जो है वो कवर कर ली हैं। अब लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि मैं पहले बात भी कर चुका हूँ कि अगर आपका बिजनेस में लॉस है, then you can of course adjust against other income and it can reduce your tax liability. अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, और मुश्किल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपके पास शायद इसका परफेक्ट आंसर ना हो, ये मेरा गेस है, बट आई लास्ट द क्वेश्चन व्हिच इज कि मैं जब पहला साल मेरा बिजनेस शुरू होगा तो ऑब्वियसली वहाँ लॉसेस होंगे ज़्यादा, बिकॉज अगर मैं वेकेशन पे लेट्स से जाता भी हूँ टू मेक अ वीलॉग, तो उसका रेवेन्यू बहुत कम होगा क्योंकि मेरा चैनल अभी शुरू हुआ है, उसकी व्यूअरशिप कम है, बट एक्सपेंस ज़्यादा है, विच मेक्स सेंस। सो आई बुक अ लॉस इन ईयर 1, विच इज आई गेट अ टैक्स बेनिफिट। ईयर 2 में भी प्रॉब्लम मैं लॉस बुक कर लेता हूँ। व्हाट आई वांट टू नो इज मैं कितने साल तक इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ टिल सीआरए रेजेस अ हैंड और बोले यार आप जरा अपनी मुझे बुक्स दिखाएं, बिकॉज ये तो पिछले 10 साल से आप लॉस ही में चल रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो व्हाट टिल व्हाट एक्सटेंट, लाइक एब्सोल्यूट लॉस कितना हो सकता है, एक रेंज, और कितने अरसे तक मैं ये स्ट्रेच कर सकता हूँ बिफोर आई गेट इनटू अ रिस्क ऑफ एन ऑडिट। बेशक ऑडिट सही हो, बेशक मैं उस ऑडिट में विन करूं, बट मैं वो रिस्क ही अवॉइड करना चाह रहा हूं जहां मुझे ऑडिट की कॉल आए। देखिए आप बिजनेस का जो है लॉस उसको अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अब तो आप यहाँ ज्यूम कर रहे हैं कि आपकी कोई और इनकम है, तो आप लॉस जो है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका सिर्फ काम ही वही है और आप जनरेट रेवेन्यू से कर रहे हैं और आपका बिजनेस लॉस हो गया, तो उस लॉस का क्या करेंगे आप? आपका सो क्वेश्चन ये होना चाहिए ना। अगर ऐसी बात है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लें, और बिजनेस लॉस जो है वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। अब अगर आप सीआरए आता है आपकी बात, जो अगर मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं कि जी, मैं उसको कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को रेड फ्लैग क्रिएट करने वाली बात ना, कि सीआरए विल कम बैक, जी आपका हर साल बिजनेस लॉस ही क्यों हो रहा है। अगर आपके पास उसके रिकॉर्ड्स एंड बुक्स मेंटेन, आपको यहाँ कनाडा में एटलीस्ट यू हैव टू कीप द रिकॉर्ड फॉर 6 years, ठीक है ना। तो 6 साल तक आप अपने रिकॉर्ड जो है ना मेंटेन रखने होते हैं। तो सीआरए कैन आस्क यू अप टिल 6 years बैक कि आप उसकी बुक्स ऑफ या रिकॉर्ड्स जो है ना हमें प्रोवाइड करें। एज लॉन्ग एज यू हैव द रिकॉर्ड्स, यू डोंट नीड टू वरीड एंड अफ्रेड ऑफ दिस थिंग कि जी मैं लॉस बुक करूं कि ना बुक करूं। आपको लेजिटिमेट एक्सपेंस है, यू कैन बुक दैट एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर द अनलिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, गॉट इट, मेक सेंस। इसके अलावा और आपको कोई ऐसी एडवाइस विद रिगार्ड्स टू साइड साइड हसल सोलोप्रेन्योरशिप जो आपके पास हो, प्लीज शेयर करें। तो उसमें मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि आप शुरू में कॉर्पोरेशन जिस तरह है थोड़ा सा वो कॉस्टली, ज़ाहिर है अगर आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ऐसे कहता हूँ मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो थोड़ा सा कॉस्टली आइटम होता है। आप शुरू से बेशक आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उसको देखें फॉर अ क्वार्टर, इफ़ इट इज़ रनिंग वेल देन इमीडिएटली मूव मेक अ कॉर्पोरेशन, और बिजनेस को जो है ना वो आप इफ़ यू आर मेकिंग गुड मनी, तो देन इट्स कंपनी बना के बिजनेस को आप उसके अंदर मूव कर लें। इफ़ यू आर डूइंग सम अदर थिंग आल्सो, इफ़ यू आर डूइंग स्टार्टिंग एज अ साइड बिजनेस, हाँ अगर आप सिर्फ यही काम करते हैं तो फिर आप उसको, क्योंकि आपको बस टैक्स रेट्स जो ब्रैकेट्स जो है ना वो आपकी नेट प्रॉफिट आपकी जो अगर आप सिर्फ यही काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो फिर आपका स्लैब्स आपके जो पर्सनल के हैं वो अप्लाई होंगे, ज़ाहिर है वो, लेकिन फिर भी टैक्स जो पर्सनल टैक्स स्लैब्स हैं वो आपकी थोड़ा हायर साइड पे हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन। तो शुरू में आप अगर बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, यू कैन स्टार्ट विद एज अ सोल प्रोप्राइटर और विद अ पार्टनरशिप, बट जैसे ही इफ यू आर मेकिंग गुड मनी देन इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर टू मेक अ कॉर्पोरेशन, टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
लास्ट क्वेश्चन, एक एज एन अकाउंटेंट अगर आप एडवाइस करें कि मैं जब आपके पास साल के एंड में आऊँगा अपने सारे एक्सपेंसेस लेके और बोलूँगा मेरा टैक्स फाइल कर दें, हाउ कैन आई मेक योर लाइफ एंड माई लाइफ सिंपल? और मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज एक तो ये कि मैं वो रसीदों के पर्चे जो हैं थर्दे उठा के आपके पास आपके डेस्क पे रख के रख दूँ। इज देयर अ बेटर वे, जो कि आपने डिफरेंट क्लाइंट्स को देखा होगा आपके पास, आई एम श्योर अच्छे से मोस्ट वेरी स्ट्रक्चर्ड क्लाइंट्स भी होंगे और बहुत अनस्ट्रक्चर्ड क्लाइंट्स भी होंगे, तो उस पर थोड़ी सी एडवाइस दे दें ताकि आपका काम और उस इंडिविजुअल का काम भी आसान रहे जो ये बिजनेस शुरू कर रहा है, वो कैसे ये सारे मैनेज करे। मेरे जो कोई नया क्लाइंट आता है मुझसे एडवाइस माँगता है तो फिर नॉर्मली मैं उसको एक टेम्पलेट एक्सेल का दे दिया करता हूँ, ठीक है ना जी? और उसको मैं कहता हूँ तो कि आप मंथली बेसिस पे जो है एक उसको इन तो बहुत सारे लेमैन्स होते हैं, ठीक है? जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, ठीक है? तो उनको मैं एडवाइस अगर तो शुरू में आते हैं मेरे पास तो फिर तो मैं उनको कहता हूँ कि आप जो है आप इस तरीके से जो ये एक टेम्पलेट है मैं आपको दे देता हूँ, इस तरीके से आप मंथली बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस को नोट डाउन करते रहें। और जो आपके बिल्स हैं बजाय आप उसको मुझे सारी कॉपियाँ बनाने उनको स्कैन करके सेव कर लें। क्योंकि बहुत सारे बिल जिस तरह अगर आप गैस के बिल्स हैं या जब जहाँ वो नॉर्मली वो निकल रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड में, वो आफ्टर द सर्टेन टाइम पीरियड वो वैसे फेड हो जाता है आपका, ठीक है ना? वो आपको तो उसको मैं ये कहता हूँ कि आप उसको स्कैन करके आप सेव करके बेशक इसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है? हाँ, अगर कोई मेरे पास आता है जो कि साल गुज़र चुका है, पहली दफ़ा मेरे पास आया है तो ज़ाहिर है मेरे पास उस वक़्त कोई ऑप्शन नहीं होता other than to whatever the client he or she brought it मैं do the सारा उसमें फिर मैं बुक कीपिंग होती है लेकिन मैं आई ऑलवेज लव टू टीच माई क्लाइंट्स ना उनको मैं गाइड करता हूँ कि ठीक है इस साल तो आप ये ले आए हैं वी विल डू दैट ऑफ कोर्स ज़ाहिर है फिर आपको उसकी बुक कीपिंग करना पड़ती है वी चार्ज फीस अकॉर्डिंगली ज़ाहिर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो यू विल चार्ज अकॉर्डिंगली तो मैं ये कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर कॉस्ट आल्सो और माई हैजल एंड योर हैजल आल्सो तो देन फिर उसको मैं फॉलोइंग ईयर्स उसको मैं गाइड कर देता हूँ यू हैव टू डू दिस दीज थिंग्स make record in a certain this way so it will make your life easy and my life easy. Thank you, Nadeem. This was amazing input and amazing knowledge sharing that you did. I'm sure लोगों के बहुत से इस पे सवाल होंगे और जब सवाल होंगे तो मैं करूँगा ये कि मैं बहुत से सवाल इकट्ठे करके we'll bring you in again and have a discussion once again. एक और चीज़ जो मैं जैसे मैं बात कर रहा था मुझे ख्याल आया जिस पे हम बात अलग से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो है वो रुझान यूट्यूब की तरफ है तो इट वाज मोर ऑफ मैं बिजनेस एग्जांपल यूट्यूब को बिजनेस एग्जांपल यूज कर रहा था, बट आई थिंक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आई मेड अ वीडियो ऑन दिस इन वन ऑफ माय चैनल जो कि इंग्लिश का चैनल है, ऑन ऊबर राइड्स एंड लिफ्ट राइड्स एंड ऑल। तो आई थिंक उस पर भी बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि उसमें भी जो एक होम डिलीवरी फूड है और एक राइड शेयरिंग है, और उसमें भी कुछ है कि किसी में जीएसटी करना है जिसमें नहीं करना। आई थिंक दैट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑन इट्स ओन, तो प्रॉब्ली विल कॉल यू अगेन and have Sure. that discussion as well. So Nadeem, again, thanks for your time, thanks for amazing knowledge, and we'll stay in touch. It's my pleasure to be having with you and I would love to be if कोई भी सवाल आते हैं आपके फ्यूचर में तो आई वुड लव तो अब मेजॉरिटी ऑफ जो सोल प्रोप्राइटर वैसे क्लाइंट्स जो आते हैं वो नॉर्मली ऊबर वाले ही आते हैं, ठीक है ना? दूसरे बिजनेसेस जो हैं वो नॉर्मली या तो लोग कारपोरेट करवा लेते हैं कोई मेजर काम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो सोल प्रोप्राइटर या वो नॉर्मली वो ऊबर वाले ही आते हैं, उनके बहुत सारे आपको क्वेश्चन आएंगे तो आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चन क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में नॉर्मली वही होते हैं ज़्यादातर। Thank you, Nadeem. Thanks a lot. वेलकम। वेलकम।